तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू IIT JEE रैंक प्लस। बेसिकली आज की क्लास में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे यहाँ पर। तो सेशन को शुरू करते हैं। आज का कंटेंट जो रहेगा बेसिकली तीन चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। कुछ जेई एडवांस के लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे, इरोडो के भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो ये हमारा फ्लो रहेगा। कुछ फोर्स के कॉन्सेप्ट दोबारा से हम रिवाइज करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के ऊपर हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज की क्लास में वहीं से चीजें स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपके पास हमने माना कि इस तरीके से दो चार्ज्ड बॉल्स आपके पास हैं, दो चार्ज्ड बॉल्स आपके पास हैं जिसका मास आपको दिया हुआ है m और m। ठीक है, m1 मान लेता हूं, m2 मान लेता हूं कि दो मासेस हमारे पास अलग अलग हैं। इस पर चार्ज q1 है, इस पर चार्ज q2 है। ठीक है, और अगर ये चार्जेस हमारे पास है तो मैंने मान लिया कि जी पॉजिटिव पॉजिटिव है, तभी एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, चार्जेस हमारे पास रेपल कर रहे होंगे। जो पिथ बॉल्स हमारे पास है एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, ये रेपल कर रही होंगी। और रेपल करने की वजह से हमारे पास बीच में क्या आएगा, एक एंगल भी यहां पर क्रिएट हो जाएगा। इधर भी एक एंगल आएगा, इधर भी एक एंगल आएगा। मैंने मान लिया कि ये एंगल मेरे पास अल्फा है और इस साइड से मैं बीच से जो बात कर रहा हूं वो दूसरा एंगल मैंने मान लिया कि मेरे पास बीटा है। कंडीशंस में यहां पे लिख रहा हूं, अगर इफ m1 m2 के बराबर है एंड एक और कंडीशन q1 भी q2 के बराबर है, तो आपके पास अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन यहां पर हमारे पास हो जाएगा ये आपको बताना है। देन अल्फा भी बीटा के बराबर होगा, बी अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन बीटा होगा, सी कि अल्फा जो है वो लेस देन बीटा होगा, या डी नन ऑफ दिस, कि यहां पर हम बता नहीं सकते हैं कि क्या चीज हमारे पास होगी। बताइए क्या हमारे पास यहां पे चीजें रहने वाली है। आपके पास मासेस मैंने यहां पे ले लिए हैं। बताइए, पवन, प्रवीण, इक्वल होगा। तुम्हारी कमेंट्स। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा भाई, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने ये बता दिया। एक मैं और वेरिएशन यहां पे लेता हूं, केस वन मैं इसको मान लेता हूं, दिस इज केस वन। सेम केस टू। केस टू में मैंने आपको बोला कि अगर मेरे पास इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 है बट q1 इज ग्रेटर देन q2 है, देन बताइए देन क्या होगा। देन सेम यही चीजें हैं, सेम चीजें चल रही हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा आपके पास। फिर क्या होगा, क्या अल्फा और बीटा फिर भी बराबर रहेंगे क्या। अगर आपके पास मैंने कह दिया कि ये q1 चार्ज हमारे पास ज्यादा है, q2 चार्ज हमारे पास कम है, तो क्या होगा, क्या होगा कि अल्फा बीटा बराबर रहेंगे। जल्दी बताइए, प्रवीण, सुआश, क्या होगा। नहीं, हमारे पास अभी भी, अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास देखिए क्या चेंज हो रहा है। अगर मैंने कहा कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो गया, फिर भी आपके पास अगर मैं फोर्सेस की बात करूंगा तो फोर्सेस, चलिए मैं पहले आंसर यहां पे बताता हूं कि यहां पे भी मेरे पास अल्फा जो होगा वो बीटा के बराबर ही होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर हमारे पास चेंज आ रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें ये कह देता आपको कि और Q2 Q2 को मैं बड़ा कह देता तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, केस टू मैंने ये ले लिया। केस थ्री, केस थ्री में आपको ये बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास इफ
M1 इज ग्रेटर देन M2 होता, एंड Q1 को आप ले लीजिए कि Q1 भी आपके पास Q2 से बड़ा होता, देन बताइए क्या होता। अब बताइए, अब बोल रहा हूं कि M1 जो है वो बड़ा है, M1 मास जो है वो बड़ा है M2 से, M1 मास जो है वो M2 से बड़ा है, और आपको बताना है कि क्या आपके पास रहेगा, बताइए। बोलिए जल्दी 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 आंसर्स बताइए, 1 मिनट, जल्दी आंसर्स बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक, चलिए, आप कह रहे हैं कि अगर M1 मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये तो हिलेगा ही नहीं, बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, बड़ा हो जाएगा, देन मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो बीटा रहेगा वो हमारे पास बड़ा रहेगा अल्फा के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये मैंने कैसे कहा, आपको एक चीज यहां पर नोट करके चलनी है कि थिंक इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, थिंक इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, कि कैसे कैसे एक फोर्स दूसरी फोर्सेस को बैलेंस कर रही है। भाई अगर मैं देखिए यहां पर चीजें बनाता हूं तो एक फोर्स देखिए आपके पास, मैं यहां पर ये जो फोर्स हमारे पास लग रही है चार्जेस पार्टिकल की वजह से, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास यहां पर क्या होगा, यहां पर जो फोर्सेस मेरे पास लग रही है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहां पे भी मेरे पास क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनके बीच में कितना भी डिस्टेंस हमारे पास हो, जो भी चार्जेस हमारे पास हो, हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ये तो प्रोडक्ट होता है हमारे पास कि Q1 Q2 कितना है और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है ना, कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट है। भाई Q1 बढ़ा दूं या Q2 को बढ़ा दूं, प्रोडक्ट तो हमेशा बढ़ेगा ना, Q1 बढ़ा दूं या Q2 बढ़ा दूं तो प्रोडक्ट तो हमेशा बढ़ेगा, यानी कि ये वाली फोर्सेस जो है हमारे पास बराबर बढ़ेगी। फिर अगर मैं बात करता हूं इसी में कि नीचे की तरफ जो फोर्सेस हमारे पास लग रही है वो हमारे पास वेट है इसका M2G और इसका M1G, इसका M1G इसका M2G, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे पास एंगल क्या होगा। एक तो सबसे पहली चीज आपके पास होती है थिंग्स इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, पहला ये मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान सर्च फॉर द एक्सट्रीम एंड, इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान सर्च फॉर द एक्सट्रीम एंड, सर्च फॉर द एक्सट्रीम एंड, कि एक्सट्रीम एंड्स आपको सर्च करने हैं। एक्सट्रीम एंड्स क्या है, भाई मुझे बोल रहा है कि मास 1 जो है वो बड़ा है, मैं मान लूंगा कि मास 1 इतना बड़ा है कि ये हिलेगा ही नहीं। भाई मानने को तो हम ये मान सकते हैं कि मैंने माना कि मास 1 इतना बड़ा है कि वो हिलेगा ही नहीं, तो मास 1 इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि दूसरा क्या है, भाई मास 2 ऐसे ऐसे हिल जाएगा, तो अल्टीमेटली जो मेरे पास एंगल आएगा वो बीटा का ही आएगा, अल्फा का आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोच के कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बराबर लग रही है, बट ग्रेविटी जो है हमारे पास वो दोनों में अलग अलग लगेगी, क्योंकि मासेस अगर अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग लगेगी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस में आपको सोचना है। चलिए एक करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, इरोडो बुक का क्वेश्चन है ये हमारे सामने। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर्स आपके पास हैं जिनके मासेस हैं m और m, सस्पेंड हमने किया उनको सिल्क रोड से और उनकी लेंथ है l, उनके बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो है x। ध्यान से देखेंगे, मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं किस तरीके से डायग्राम हमारे पास बनेगा। एक तरीके से मैंने यहां पे बनाया, ये आपके पास स्मॉल m और m मैंने मास मान लिया कि ये स्मॉल m है, ये हमारे पास स्मॉल m है। इस पे जो बीच में डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस आपके पास x है, ये इसकी लेंथ l है, ये इसकी लेंथ l है। इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया हुआ है, और इन पे जो चार्जेस हैं आपके पास, चार्ज इसका है q और q, इनिशियल चार्जेस की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके की सेपरेशन हमारे पास है। अब देखिए इससे क्या होगा कि आपको फिर क्या बोल रहा है कि जो x आपके पास है ये बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत छोटा है एज कंपेयर टू लेंथ,
फाइंड द रेशियो, हमें निकालना है डी क्यू बाई डी टी विद विच द चार्ज लीक्स ऑफ द स्फीयर विद देयर अप्रोच वेलोसिटी। मतलब देखिए चार्जेस धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लीक हो रहा है चार्ज, कम हो रहा है चार्ज। चार्जेस कम होंगे तो फोर्सेस कम लगेगी, मतलब ये वाली फोर्सेस जो इनको दूर दूर भगा रही है धीरे धीरे फोर्सेस कम होती रहेगी, तो ये दोनों आसपास आएंगे, पास पास आने की कोशिश करेंगे। और वो वेलोसिटी आपको दी रखी है कि ये वेलोसिटी आपके पास कितनी है, अल्फा बाय एक्स। क्या बात समझे? ये वेलोसिटी आपको दे रखी है यहां पे अल्फा बाय एक्स, ये अल्फा बाय रूट एक्स होगी मुझे जहां तक याद है, ये तो अल्फा बाय रूट एक्स आप ले लो, ये अल्फा बाय रूट एक्स यहां पर है, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। और आपको यही निकालनी है कि हमारे पास अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, ये ए ले लीजिए आप, ये ए कांस्टेंट है, और आपको यही चीज यहां पे निकालनी है, फाइंड आउट करनी है कि क्या यहां पर होगा। देखिए किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखेंगे। भाई एक मैंने माना कि इन दोनों में फोर्स लग रही है, तो मैंने इधर मान लिया कि मेरे पास एक फोर्स लग रही है जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर होगी, बिल्कुल होगी। इसके अलावा यहां पे हमें पता है कि भाई एक, चलिए ये तो है ही हमारे पास, इसके अलावा नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, एक वेट भी लग रहा होगा mg, और इधर ये अगर मेरे पास सिल्क की रोड है तो यहां पे एक टेंशन हमारे पास यहां पर आ रही होगी। मैं बिल्कुल बीचों बीच से एक एंगल ले लेता हूं, यहां से मानता हूं कि ये थीटा एंगल है। अगर ये थीटा है, यहां से भी मैंने एक थीटा, तो ये भी थीटा आ जाएगा आपके पास। ये अगर टेंशन इधर है तो इधर की टेंशन हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास आएगी टी कॉस थीटा। अगर ये टेंशन इधर टी है तो इधर कितना आएगा हमारे पास, टी कॉस थीटा, और इस साइड क्या चला जाएगा हमारे पास, इस साइड इसी का कंपोनेंट हमारे पास रहेगा टी साइन थीटा। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में होता, जो अभी है नहीं, पर मैं भी मान के चलूंगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में होता, तो मैं एक चीज यहां पे लिख सकता था कि टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता। टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको mg मानते, ये हमारे पास आता। और इन दोनों को अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दें, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1 और 2, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आपको दिख रहा है कि टी और टी तो कट जाएंगे, आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा आएगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी एक्स स्क्वायर आएगा। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास जो क्यू क्यू स्क्वायर, या नीचे लिख लेते हैं, यहीं से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एक्स स्क्वायर बाई के, है ना, एम जी बाई के एक्स स्क्वायर, मतलब ये एम जी एक्स स्क्वायर इधर चला गया, और टेन थीटा हमारे पास यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई होगा, है ना, एम जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइड बाई के, हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं कि टेन थीटा कितना है हमारे पास। देखिए टेन थीटा कैसे निकलेगा, भाई यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ये एक्स बाई टू होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ये डिस्टेंस एक्स बाई टू होगा। अगर ये थीटा मेरे पास है, एक ट्राइंगल देखिए इधर, अगर मैं इधर एक ट्राइंगल आपके लिए बना रहा हूं कि अगर ये ट्राइंगल हमारे पास है, इसको मैंने कहा जी ये थीटा है, ये लेंथ है, और ये आपके पास एक्स बाय टू है, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना आएगा, ये डिस्टेंस आपके पास आएगा एल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय फोर, ये डिस्टेंस आपके पास आएगा। टेन थीटा की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, एक्स बाय टू डिवाइड बाय आपके पास, यहां से मैं टेन थीटा की अगर वैल्यू निकालूं तो टेन थीटा आपके पास आएगा एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। और अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसको आप नीचे वाले को इग्नोर कर सकते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x बाय ट्वेल्व, टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x बाय ट्वेल्व। तो आप इस x बाय ट्वेल्व को आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास आएगी एम जी
एक्स स्क्वायर आपके पास है ना, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास के, और ये आपके पास आएगा एल, टू भी आएगा, टू भी आपके पास यहां पर आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ गई क्यू स्क्वायर की। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई? ठीक है, अब ये वैल्यू हमने निकाल ली ना। अब देखना इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। मैं इसको पीछे की तरफ लेके चलता हूं कि आपके पास क्या वैल्यू आई है। आपके पास वैल्यू आई है क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपके पास है एम जी एक्स क्यूब, एम जी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2k l। ये आपके पास वैल्यू आई है 2k l। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आई है, इसको डिफरेंशिएट एक बार कर दो। ये जो वैल्यू आई है इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेफरेंस में। तो इसको अगर आप टाइम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2q dq बाई dt इज इक्वल टू, देखिए ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है आपके पास, mg बाई 2kl तो कांस्टेंट है। एक्स क्यूब को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर, और ये आएगा dx बाई dt आएगा। भाई dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी आपको यहां पर प्रोवाइडेड है कि आपके पास a बाय रूट एक्स है। वेलोसिटी आपको प्रोवाइडेड है कि आपके पास a बाय रूट एक्स है, तो इसको भी सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पे, तो ये आपके पास हो जाएगा 2q dq बाई dt इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई 2kl 3x स्क्वायर इनटू, इसको मैं लिख रहा हूं a डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ठीक है, यही तो वैल्यू हमारे पास। आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको यहां पर सिर्फ वैल्यू निकालनी है इस dq बाई dt की। तो ये dq बाई dt जो है आपके पास आ जाएगा, इसको सही से अरेंज कर दो, 3mg एक्स स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, इसकी पावर मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ, मतलब ये ऊपर की तरफ अगर मैं ले जाऊंगा तो 2 माइनस 1/2 आपके पास हो जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 3/2, है ना। तो मैं इसकी वैल्यू 3/2 ही लिख दूं, x की पावर 3/2, और ये आपके पास a आ रहा है इधर, और यहाँ पे 2kl, 2k नहीं 4kl। देखिए यही तो निकालना था आपको। आपसे क्या पूछा, फाइंड द रेट dq बाई dt विद विच द चार्ज लीक्स ऑफ द स्फीयर विद देयर अप्रोच। जो आपको दे रखी है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो थी वो हमारे पास क्या थी, a बाय रूट एक्स थी। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के यहां पर सामने हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इसमें आप क्या काम कर सकते हैं भाई, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, हाँ क्यू भी हमारे पास है, ये जो क्यू है इस क्यू को भी आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ये क्यू भी आपके पास यहाँ पे रहेगा। अब इसको देखिए अकॉर्डिंगली हम अपने यूज के अकॉर्डिंगली जो हम चीज रख सकते हैं वो रख सकते हैं। मतलब वो क्वेश्चन में हम देखेंगे जैसे ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे, आप यहां पे पुट कर सकते हैं के की वैल्यू को 1/4πε0। एक तो ये अगर इरोडो के आंसर से हमें मैच करना है। दूसरी चीज, आप ये जो क्यू वैल्यू आपने निकाली है यहां पर, ये जो क्यू वैल्यू निकाली है क्यू स्क्वायर की, ये वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट कर सकते हैं, एंड क्यू की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली है, ठीक है, उसको भी वैल्यू को भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, आपका आंसर मैच हो जाएगा। आई होप की चीज समझ में आई है। हाँ परवीन, वो मैंने लिख दिया है क्यू डिनोमिनेटर में, ठीक है, वो मिस हो गया था, तो क्यू हमारे पास आएगा, तो क्यू की वैल्यू भी हम यहाँ पे डाल देंगे। पर ये क्या चीज समझ में आ रही है किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है? क्या ये चीज क्लियर हुई? इस क्यू को आगे लिख देते हैं क्योंकि 4 हमने यहाँ पे लिखा है, तो एल क्यू इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को हमने अप्रोच किया? क्लैरिटी आई कुछ? ठीक है, अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, जैसे ये हमने यहां पर क्वेश्चन किया है, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं एसएचएम में भी हमसे चीजें पूछ लेता है। एसएचएम का
के ऊपर भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, तो उसको देखिए एक बार समझिए। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक चार्ज यहां पर है, इसको मैंने क्यू चार्ज बोला है, पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं। दूसरा चार्ज मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या है हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं। और सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे हम हैं, और सेंटर पे मेरे पास एक चार्ज रखा है क्यू। आपको पता है कि नॉर्मली क्या होगा भाई, इस सेंटर पे जो मेरे पास, अगर मैंने बिल्कुल यहां से लेकर मैंने डिस्टेंस माना है कि मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये ए है, ये जो डिस्टेंस है ये भी ए है, इक्वल डिस्टेंस दूर रखा है। आपको पता है कि यहाँ पे एफ नेट की अगर मैं कैलकुलेट करूंगा मेरे पास 0 आएगा। भाई इस वाले चार्ज को ये रेपल कर रहा होगा इस तरफ, और इस वाले चार्ज को ये वाला रेपल कर रहा होगा इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे से अपोज जा रहे हैं, तो हमारे पास एफ नेट 0 आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बताइए। 0 आएगी। ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया, हल्का सा इस चार्ज को हल्का सा फॉरवर्ड मूव कर दिया, इस चार्ज को हमने हल्का सा आगे की तरफ मूव कर दिया, एक्स डिस्टेंस आगे ले गया मैं। तो अगर मैं इसको एक्स डिस्टेंस आगे ले गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा a माइनस ऑफ एक्स, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस एक्स होगा। अब आप इसे आगे की तरफ जब लेके आए हैं चार्जेस को, तो अब ये जो चार्ज है ये इसको स्ट्रांगली रेपल करेगा एज कंपेयर्ड की ये जो इसको रेपल कर रहा था। तो अब टेंडेंसी क्या रहेगी, जब आपने इसको इस तरफ अगर पुश किया है, तो ये वाला चार्ज क्या है, इसको इस तरफ धक्का मारेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम हो गया, तो इसकी फोर्स क्या होगी, ज्यादा की तरफ लगेगी। तो एसएचएम में हमारे पास रहता है, एसएचएम में हमेशा यही ध्यान रखिए कि हमारे पास एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स होती है। रीस्टोरिंग फोर्स होना नेसेसरी है एसएचएम में। अगर कोई एसएचएम में आएगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन अगर हमारे पास होगा, तो नेसेसरी है। जैसे स्प्रिंग में होता है कि स्प्रिंग में आपने उसको कंप्रेस किया, जैसे ही आप फोर्स हटाओगे स्प्रिंग वापस आ जाएगी। तो स्प्रिंग क्या करता है, एसएचएम करता है इस तरीके से। तो अब देखिए, अगर मैं ये चार्ज को इधर मूव किया था, तो ये चार्ज क्या है, इसके पास टेंडेंसी है वापस पीछे आने की। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलिए, क्या ये बात समझ में आई? इसके पास टेंडेंसी है पीछे आने की, तो यहां तक मैंने मूव किया, तो ये इसकी टेंडेंसी है पीछे आने की, पीछे आएगी। बट इसके बाद ये हमारे पास थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, बिकॉज आपको पता है यहां तो नहीं रुकना, ड्यू टू इनर्शिया ये इधर चलता रहेगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या करेगा, ये एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि इस कंडीशन में हमारे पास यहां पर क्या होगा, एसएचएम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने हल्का सा चार्ज को, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से अरेंजमेंट थी, और आपने हल्का सा इसे मूव किया और वापस पीछे आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए। ठीक है जी। अब एसएचएम के कैसे क्वेश्चंस करते हैं, एसएचएम अगर आपके पास हो जाए और आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए क्वेश्चन दे दे, आपको बोले कि टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, स्टेप वन। मैं आपको देखिए बिल्कुल सारी चीजें स्टेप वन वाइज बताऊंगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स जो है वो क्लास 11th की, मैं मान के चलता हूं कि क्लास 12th में जब बच्चा रहता है, तो उसकी क्लास 11th की फिजिक्स थोड़ी थोड़ी हिली होती है। बट ये कॉन्सेप्ट आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो ये जरूर आएंगे। तो स्टेप वन आपके पास होता है कि आप एफ फोर्स जो आपके पास है, फोर्स को कैलकुलेट करो, फोर्स को कैलकुलेट करो कि वो एक्स की टर्म्स में हमारे पास आ जाए। फोर्स को कैलकुलेट करो कि वो एक्स की टर्म्स में हमारे पास यहां पर जो है वो फोर्स आ जाए। क्या बात समझे? कैलकुलेट इस तरीके से करे कि वो एक्स की टर्म में हमारे पास आ जाए। तो चलिए एफ नेट निकालता हूं मैं इस पॉइंट पर। अगर मैं एफ नेट निकालना चाह रहा हूं, तो मेरे पास एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी भाई, एक फोर्स तो जो प्लस क्यू लगा रहा है वो मेरे पास रहेगी, तो मैं लिख सकता हूं वहां पे कि मेरे पास होगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, माइनस, है ना, क्योंकि ये वाली फोर्स ज्यादा लग रही होगी, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये वाला दूसरी तरफ फोर्स लगाएगा इस तरफ, माइनस ऑफ के क्यू क्यू डिवाइड बाय ए प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होगा। इसको आप कॉमन ले लीजिए, के क्यू क्यू आपने कॉमन ले लिया,
ये जो आपके पास है ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, 4ax आपके पास आ जाएगा, ये पता है आपको। ऊपर की तरफ हमारे पास क्या आएगा, 4ax यहां पर हमारे पास आ जाएगा। अगर मेरे पास ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी से पहले तो ये बताइए, कैलकुलेट करके देखो, यस या नो। सुकृति, प्रवीण कुमार, सुभाष आज नहीं है क्लास में, ये क्या करें। बताइए भाई, ऐसा रहेगा? ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ए जो है, इफ कंडीशन देखिए यहां पे किस तरीके से हम कंडीशन रखते हैं कि इफ अगर जो ए है वो बहुत बहुत बड़ा है एक्स से, तो मैं सिर्फ ए को कंसीडर करूंगा, एक्स को भूल जाऊंगा। डिनोमिनेटर में होता है ऐसा काम। सिर्फ आप ए को कंसीडर करिए, तो ए को एक्स को भूल जाइए। तो एक्स को अगर भूल जाएंगे तो ए की पावर 4 आएगी, ये एक एक कट हो जाएगा। आपके पास एफ नेट की वैल्यू आएगी, आपके पास यहां पे एफ नेट की वैल्यू आएगी के क्यू क्यू 4x, है ना। ए तो कट गया, नीचे आपके पास आएगा ए क्यूब आएगा। इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, क्योंकि ये फिर आप सोचेंगे ये क्या एक्स एक्स क्या हमारा है हमारे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4k क्यू ए एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके पास एक चीज आ रही है कि जो एफ नेट हमारे पास आई है ये प्रोपोर्शनल आ गई है एक्स के। ये जो एफ नेट हमारे पास आई है ये किसके प्रोपोर्शनल आ गई है, ये एफ नेट प्रोपोर्शनल हमारे पास आ गई है एक्स के। और एक रीस्टोरिंग फोर्स भी लग रही है, एक रीस्टोरिंग फोर्स भी हमारे पास लग रही है और एक्स के प्रोपोर्शनल आ गई। अब आपको पता है कि फोर्स आपके पास स्प्रिंग वाली फोर्सेस जो रहती थी उसी से आपको कंपेयर करना होता है। जो स्प्रिंग वाली फोर्सेस हमारे पास होती थी उन्हीं से हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो स्प्रिंग में जो फोर्स हमारे पास होती है वो कितनी आती है, माइनस ऑफ के एक्स हमारे पास आती है। मैं स्प्रिंग का ही एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। और अगर आपको यहीं से ये जो आपके पास आता है यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा आपके पास कितना आता है, ओमेगा आपके पास रहता है √k/m, इस तरीके से हम निकालते हैं, राइट। और ओमेगा अगर आपके पास आ गया तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। अब आप यहां पर देखिए कि आपके पास के की वैल्यू क्या आ रही है, जो वैल्यू यहां पर आई है वही आपके पास के की वैल्यू है। पूरी की पूरी वैल्यू को आप यहां पे डाल सकते हैं एक्स को छोड़ के। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि आपके पास आएगा 4k, ये के दूसरा है भाई, है ना, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट का दूसरा था। तो आपके पास आएगा 4q/a डिवाइडेड बाय ma³, ये हमारे पास आएगा, राइट। यहां तक की चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आ रही है? ये ए तो कट गया था ना, तो क्यों लिख रहा हूं मैं, ए तो कट ही गया था, तभी तो ए क्यूब हमारे पास आ रहा है। एक्स हमारे पास है, एक्स को हटा दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। ओके। अब देखिए ओमेगा का हमारे पास क्या रहता है, ओमेगा हमारे पास होता है 2π/t। और टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो 2π/ओमेगा बस मुझे रख देना है, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2π। ओमेगा का मुझे रखना है तो ओमेगा को उल्टा आप डाल दीजिए, तो आपके पास आएगा ये ma³ डिवाइडेड बाय ma³ डिवाइडेड बाय 4k क्यू। ये आपके पास आंसर हो गया। जैसा क्वेश्चन में ऑप्शंस रहेंगे उसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन हमने किया है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? प्रवीण कुमार, क्वेश्चन समझ में आ गया ये? चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं। अगर यहीं पर हमारे पास क्या होता, अगर यहीं पर ये पॉजिटिव चार्ज होता,
ये भी पॉजिटिव चार्ज है, बट बीच में हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता। अब बताइए, ओमेगा का यहां से समझा दीजिए। ओमेगा ओमेगा हमारे पास क्या होता है? ओमेगा हमारे पास रोटेशनल में रहता है 2 पाई/t। ओमेगा हमारे पास रहता है, देखिए रिवोल्यूशनल वेलोसिटी हमारे पास होती है। तो एक पूरा चरखा घुमाने के लिए आप ये देखेंगे कि आपके पास देखिए कितना एंगल रहता है। अगर मैं यहां से देखूं, ये 90 डिग्री π/2, ये आपके पास पाई, तो यहां से लेकर जब आप दूसरा पूरा गोल घूमते हैं तो आपके पास 2 पाई आता है। एक पूरा काम करने के लिए जितना टाइम आपके पास रिक्वायरमेंट है वही टाइम पीरियड होता है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है 2 पाई/t। टाइम आपके पास आएगा 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा जो आपने निकाला है उसी वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उल्टी फॉर्म में। फिर जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं, मतलब इसको अंदर ले आएंगे तो 4 और 4 कट जाएगा, पाई आपका भारी रहेगा। ठीक है, के की वैल्यू को भी डाल सकते हैं, 4 पाई/0, आपकी मर्जी है तो वो काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। प्रवीण बताइए, अभी इसमें और कुछ पूछनी है? इसके अलावा कोई और डाउट? एफ की वैल्यू -kx होती है। हमारे पास ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है √k/m। फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप आपके पास जो होता है, फर्स्ट स्टेप आपके पास है कि कैलकुलेशन आपको जो करनी है वो एक्स की टर्म्स में करनी है। और इसके बाद जो आप कैलकुलेशन करते हैं वो आप इस तरीके से लिखते हैं और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखिए, अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज होता, इसको मैंने इस तरीके से रखा होता है स्टार्टिंग में, तो ये यहां से a डिस्टेंस दूर और यहां से भी a डिस्टेंस दूर। अब आप बताइए, अगर मैं इसको हल्का सा खिसका दूं, अगर मैं इसको हल्का सा खिसका दूं, अभी क्या हो रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट अगर मैंने इसको हल्का सा भी खिसका दिया इस तरफ, तो अब की बार क्या होगा भैया, ये इसे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव चार्ज को अगर मैंने हल्का सा भी इधर खिसका दिया तो ये इसे जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा और फिर ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है ये टूट जाएगी। ऐसा समझिए कि एक टेबल हमारे पास है और इस टेबल पे आपके पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, +q और +q। ये वाला हमारे पास है -q चार्ज। ये -q चार्ज अगर मैंने हल्का सा भी इधर शिफ्ट किया, हल्का सा भी इधर शिफ्ट किया, तो ये जो खींच रहे हैं, मतलब ये जो दरिंदे से बैठे हैं यहां पर कि यार ये इनको क्या कर रहे हैं, ये जो -q चार्ज है इसको +q जो लेफ्ट में बैठा है वो बुला रहा है अपनी तरफ, राइट वाला अपनी तरफ बुला रहा है। अगर हल्का सा भी मैंने सपोर्ट देने के लिए अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इधर की तरफ पुश कर दिया तो ये इधर ही आ जाएगा, यानी कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगी इधर। तो एसएचएम जो हमारे पास है वो ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता, क्या ये बात समझे? बट इसको अगर मुझे घुमाना है तो मुझे इसको घुमाना पड़ेगा, यहां नहीं। अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ अगर घुमा दिया तो देखना आप, अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ यहां पर एक्स एक्सिस में अगर घुमाया, यानी इसमें ऊपर की तरफ एक हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, इसे हाइट, मैं इसलिए यहां पे मैं ये बना देता हूं ताकि बच्चे को पता रहे। हमने यहां पे एक थोड़ी सी हाइट प्रोवाइड कर दी एक्स, तो अगर मैंने ये हाइट प्रोवाइड करी है तो क्या होगा, तो बताइए। तो देखते हैं वही काम, हमारे पास रिन वाली अप्रोच कि भाई मैं यहां पर आता हूं, -q चार्ज मैंने लगाया कि -q चार्ज यहां पर है, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, अल्टीमेटली खींच के नीचे आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको मैंने थीटा मान लिया, ये आपका ए है, ये आपका एक्स है, ये आपके पास थीटा हो गया, ये भी थीटा आपके पास हो गया। इस तरफ जो फोर्स मेरे पास रहेगी उसको मैं मान सकता हूं कि ये मेरे पास फोर्स लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है। इस तरफ जो फोर्स रहेगी वो कितनी होगी, 2f cos थीटा होगी। एफ को अगर मैं इस तरफ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, इधर 2f cos थीटा आएगी, इस तरफ की फोर्स, नीचे की तरफ की फोर्स कितनी रहेगी, 2f cos थीटा, दोनों दोनों का कंपोनेंट, भैया इस तरफ का कंपोनेंट कितना आएगा हमारे पास, f cos थीटा।
तो मैं यहां से सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास था एफ नेट निकालने का, तो एफ नेट मैं यहां पे निकाल सकता हूं कि मेरे पास एफ नेट आ रही है 2f cos थीटा। ठीक है, और फोर्स को भी निकाल लीजिए कि फोर्स आपके पास कितनी रहेगी। देखिए 2f की अगर बात करें तो ये k क्यू 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 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, है ना। तो ये x है, ये a है, तो ये कितना होगा हमारे पास अंडर रूट एक्स बाय ए। तो ये मैं से लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास। और कॉस थीटा भी आपको निकालना है। कॉस थीटा आपके पास होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि आपको लिखना है एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी पावर तो 1 होगी हमारे पास। ठीक है, 3/2 आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं एफ नेट की वैल्यू लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ क्यू क्यू क्यू। मैं एक्स को देखिए बिल्कुल अलग ही रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उसको तो मैं वैसे भी साइड कर दूंगा। ये मेरे पास है 3/2 और इसको मैंने एक्स लिखा है। आपको पता है अभी भी कि एक्स आपके पास क्या है भाई, एक्स आपके पास जो है वो काफी छोटा है। ए को ही आप कंसिडर करेंगे, यही लिखना है, यही तो करना है। अब मैं यहां पे एक कंडीशन जो पिछली बार लगाई थी वो लगा सकते हैं। अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन एक्स, देन तो आपके पास एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी। एफ नेट आपके पास आ जाएगा 2k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ये आपके पास आएगा और ये आपके पास x के बराबर रहेगा। इसी को आप इक्वेट कर दीजिए। अच्छा, नेगेटिव साइन हमारे पास है तो नेगेटिव नेगेटिव तो आ ही रहा होगा। नेगेटिव साइन अगर मेरे पास आया तो नेगेटिव नेगेटिव तो यहां से आ ही रहा है। इसी को अगर मैं कंपेयर कर दूं कि f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स आपके पास होता है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो आपके पास फिर से वही खेल कि ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या होती है। ओमेगा की वैल्यू आपके पास रहती है अंडर रूट के बाय एम। तो इस वैल्यू को आप रख सकते हैं अंडर रूट के, जो आपने यहां पे निकाल दिया, अंडर रूट के जो आपने यहां पे निकाल दिया, इसको आप रख सकते हैं 2k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यूब एम। ठीक है, और ओमेगा कितना होता है आपके पास 2 पाई/t। आपको टाइम अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 पाई/ओमेगा रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास आएगा 2 पाई, ओमेगा को उल्टा करके रखना है, यानी कि एम ए क्यूब डिवाइड बाय 2k क्यू क्यू। क्या समझ में आई बात। समझ में आई बात, समझ में आई किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चन समझ में आए। एसएचएम वाले क्वेश्चंस बहुत बार आ रखे हैं, कई बार तो सिर्फ यही पूछ रखा है कि बताइए कि एसएचएम में क्या होगा। ठीक है प्रवीण कुमार। एक मिनट, चलिए ये वाली चीज समझ में आई तो बताइए। क्लियर है, आई होप कि ये चीज क्लियर है कि कैसे हम यहाँ पर फोर्सेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे एसएचएम की वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। एसएचएम के ऊपर काफी क्वेश्चंस हमारे पास आ रखे हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक जो है उस पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास अब तक की हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि यार हमारे पास अगर दो चार्जेस अगर हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास अगर चार्जेस आते हैं तो उनमें फोर्सेस स्टार्ट हो जाती है लगना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएंगे आपस में रेपल करने लग जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आएंगे रेपल करने लग जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे आपस में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यानी फोर्सेस हमारे पास दो चार्जेस में, तीन चार्जेस, चार चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस रहेंगे तो उनमें फोर्सेस लगना स्टार्ट हो रही है। फोर्सेस लग कैसे रही है, साइंटिस्ट जो है वो मतलब इस तरीके से पागल रहता है पहचानने में कि यार एक्चुअल रीजन क्या है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि एक्चुअल रीजन क्या होता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम इसे टच कर रहे हैं।
तो उन्होंने देखा कि जितनी भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि किसी का कांटेक्ट नहीं हो रहा, जैसे ग्रेविटेशनल क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जैसे चुंबक हमारे पास रहती है, मैग्नेट्स रहती है, इसको पास पास लेके आते हैं तो क्या करती है, अट्रैक्शन या रिपल्शन करती है। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कोई भी नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए फील्ड का होना जरूरी है। कोई भी नॉन कांटेक्ट फोर्स रहती है, फील्ड का होना जरूरी है। फील्ड रहती है भाई एक ऐसा एरिया जिसमें उसका इंफ्लुएंस रहता है। ठीक है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं एरिया अराउंड विच, एरिया अराउंड अ चार्ज या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल अराउंड विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड। ये हमारे पास होता है एरिया अराउंड अ चार्ज पार्टिकल अराउंड विच, एरिया अराउंड अ चार्ज पार्टिकल अराउंड विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड, उसको आप फील कर सकते हो। भाई ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे वो रहता था कोरोना वाला, तो कोरोना वाले में क्या होता था कि आपको ऐसा बोला जाता था कि भाई 2 फीट की जरूरी, 2 फीट की दूरी है जरूरी। आप यूज करते थे सैनिटाइजर, इस तरीके से सैनिटाइजर यूज कर लेते थे, है ना, ताकि जो जर्म्स हैं वो क्या रहे, दूर रहे। तो आपको ये पता लगता था कि एक्चुअली अगर कोई बोल रहा है, जैसे मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, तो 2 फीट तक मेरे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो 2 फीट तक ही जा सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशंस करी हुई है ना, कि 2 फीट तक ये दूर जाएंगे। तो ये होता है कि, और जैसे खुशबू, अगर मैंने परफ्यूम लगा लिया तो मेरी खुशबू भी जो होगी वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहेगी, उसके आगे नहीं रहेगी। अगर आपको खुशबू सूंघनी है तो आप उस एरिया में आएंगे तो आपको खुशबू फील होगी। इसी तरीके से कोई ऐसे पाद मार देता है, बदबू आती है, तो जब वो बदबू आपको कब सूंघा, मतलब कब सूंघने को मिलती है जब आप उस एरिया में आते हैं, उस आदमी के पास जाएंगे तभी तो सूंघने को पता लगेगा आपको, यार बदबू आ रही है, इसने तो कुछ तो मतलब गड़बड़ हमारे पास कर दी है। डीएसए के क्वेश्चन में पूछना है, अभी सेशन को जब एंड करेंगे तब प्रवीण कुमार बताता हूं। तो वो हमारे पास चीज रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इनका कहने का मतलब ये है, फिर साइंटिस्ट ने डिफाइन की चीजों को, कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है, देखना यहां पे, अगर हमारे पास कोई चार्ज होता है तो सबसे पहले वो अपने अराउंड, चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। तो अगर ये चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड हमारे पास क्या होगी, एक फील्ड होगी। इस चार्ज के अराउंड हमारे पास क्या होगी, एक फील्ड होगी। और इस फील्ड में अगर किसी अनदर चार्ज की एंट्री होती है, अगर अनदर चार्ज एंटर्स इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। वो तब एक्सपीरियंस करता है फोर्स। इस तरीके सीक्वेंस चलता है कि अगर कोई दूसरा चार्ज जो है हमारे पास और वो इस फील्ड में एंटर कर जाए, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो इस पे लगेगी फोर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फोर्स है एक्चुअली ये डिपेंड कर रही है जो पहला चार्ज था उस पर भी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उस पर भी। तो F इज इक्वल टू क्यू ही हमारे पास होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट जो चार्ज है वो टेंड्स टू जीरो हो, फोर्स बाय क्यू, हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और एक फॉर्मूला भी अगर मैं लिखना चाहूं तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा उस डायरेक्शन में हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। अभी पहले बताइए क्या ये चीज समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज, ये सिर्फ सोर्स चार्ज पे ही डिपेंड करती है। ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज, सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, और किसी चीज पे हमारे पास ये डिपेंड नहीं करेगी। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई। ये जो मैंने चीज निकाली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। प्रवीण कुमार क्लियर है ये बात।
ठीक है जी। इसमें भी हमारे पास क्या होंगे, इसमें भी हमारे पास जो वो रहते हैं ना सुपरपोजिशन रूल्स, वो इसमें भी एप्लीकेबल है। सेम रूल्स इसमें सुपरपोजिशन वाले रूल्स हमारे पास लगेंगे। बट अभी पहले मैं बताता हूं कि इसकी डायरेक्शन को किस तरीके से देखा जाता है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली हमारे पास क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि हमारे पास क्या है, ये पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक पिक्चर की फॉर्म में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना चाहता हूं तो मेरे पास कैसी होगी, वो ये बता रहा है। अब कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड केसेस में आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कैसी कैसी होती है। फिर मैं प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा आपको, पहले स्टैंडर्ड्स में केसेस बताता हूं। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज अगर है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास फील्ड लाइंस रहती है वो बाहर की तरफ रहती है, ऐसे जैसे सूरज से रोशनी जो है बाहर की तरफ जा रही है। और अगर यही नेगेटिव हो हमारे पास, इसमें फील्ड लाइंस हमारे पास अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास अंदर की तरफ रहेगी। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अंदर की तरफ। हो कैसे रहा है सर, ये पता कैसे लग रहा है कि इसे अंदर की तरफ बाहर की तरफ रहेगी? तो इसमें हम क्या करते हैं ना, एक स्टैंडर्ड एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज रहता है। तो स्टैंडर्ड केसेस जो हमने बनाए हैं, ये स्टैंडर्ड केसेस हमने ड्रॉ तब करे हैं जब हमने जो टेस्ट चार्ज कंसिडर किया है, टेस्ट चार्ज जो हमने कंसिडर किया है उसको हमने पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लिया है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर किया है। और एक्चुअली ये पिक्चर्स ऐसी पिक्चर्स है कि अगर मैंने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया वहां पे, तो वो कैसा पाथ, उसका कैसा पाथ रहेगा, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बता रही है। तो देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास में अगर आप एक छोटा सा चार्ज लेके आएंगे तो वो दूर भागेगा। आप मान लीजिए कि कोई इंक लगी हुई है उसके ऊपर, उसके ऊपर अगर इंक लगी रहेगी तो वो कैसे भागता हुआ दिखेगा, आपको बाहर की तरफ भागता हुआ दिखेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह से बाहर भागता हुआ दिखेगा। और नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास रहेगा तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इस तरीके से अंदर आता हुआ दिखेगा। भाई ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ भागेगा, अंदर की तरफ आएगा, तो ये अंदर की तरफ हमें ऐसे दिखेगा। क्या ये बात समझे, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की हमारे पास किस तरीके से फील्ड लाइंस बनती है वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हमारे पास फील्ड लाइंस कैसे बन रही है। फील्ड लाइंस हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज की कुछ इस तरीके से बनती है। फिर और कुछ केसेस देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही स्टैंडर्ड केसेस। सेकंड, अगर आपके पास सेम चार्जेस आ गए, मैंने मान लिया जी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो आपके पास फील्ड लाइंस जो रहेंगी कुछ ऐसी रहेंगी।
ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने लिया है, पॉजिटिव की जगह पर अगर मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस रहते तो भी सिमिलर हमारे पास यही खेल हो जाता। पॉजिटिव चार्जेस में अंदर की तरफ फील्ड लाइंस रहेगी। तो ये मैंने एरोज जो है वो गलत बना दिए। अंदर की तरफ आपके पास फील्ड लाइंस रहेगी ना। इस तरीके से हमारे पास रहेगी, ठीक है। सेम चार्जेस अगर हमारे पास रहेंगे तो इस तरीके से फील्ड लाइंस बन जाएगी। डाइपोल्स अगर हमारे पास रहते हैं, एक डाइपोल का और करवाए तो मैं आपको, फिर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस अगर हमारे पास रहेगी तो किस तरीके से रहेगा। स्टैंडर्ड केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेकंड हमारे पास था। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस अगर मेरे पास डाइपोल रहता है, डाइपोल में अभी आपने पढ़ा नहीं है। डाइपोल बेसिकली एक अरेंजमेंट को कहते हैं हम। डाइपोल को क्या कहते हैं? डाइपोल एक अरेंजमेंट होती है जिसमें एंड अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटीज जो होती हैं सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल अरेंजमेंट हमारे पास होती है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस अगर हमारे पास रहेगा तो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है यहाँ पे और एक को मैंने नेगेटिव चार्ज अगर कंसिडर कर लिया है, तो आपके पास क्या होता है, फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे हमारे पास इधर चली जाएगी। फील्ड लाइंस देखिए कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है, कहाँ पे स्टार्ट हुई और कहाँ पे हमारे पास टर्मिनेट हो गई। ठीक है, कहां से हमारे पास स्टार्ट हो रही है और कहां पे टर्मिनेट हो रही है, ये आपको देखना है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए एसर्शन रीजनिंग का जमाना है, एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल इन एंड आउट क्लियर होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा रहता है, ये कॉन्सेप्ट इस चीजों के बारे में बातें करता है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका रीजन क्या है? रीजन हमारे पास ये है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो डायरेक्शन हो जाएगी, और दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। मतलब आप खुद सोचिए कि मुझे पता है कि यार पॉजिटिव से नेगेटिव इधर पहुंचना है, तो ऐसा थोड़ा ना कि इधर से भी पहुंच सकते हैं, आप इधर से भी पहुंच सकते हैं, एक ही डायरेक्शन रहेगी। तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये मेन रीजन रहता है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। और टेंजेंट ड्रॉ करके आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि ये टेंजेंट हमारे पास इस तरीके से तो ये रहेगी, राइट। चलिए, अब ये थर्ड केस मैंने यहाँ पे बनाया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ केस भी लिखे। फोर्थ केस आपके पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसी शीट से निकलेगी, और कोई चार्ज शीट हमारे पास है, वहां से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हमारे पास, और कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है बेसिकली आपको। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करनी है पैरेलल लाइंस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि पैरेलल लाइंस अगर आपके पास है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये याद रहेगा, ये तो याद करके ही रखना है कि बहुत बारी हम क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी तो हम मान के चलेंगे पैरेलल लाइंस है। और इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप ये देखिए कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन मैं यहां पर देता हूं कि अगर मैंने यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी इस तरीके से, एक प्रोटॉन छोड़ दिया और एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तीन चीजें हैं। ठीक है, और तीनों जो हैं वो एक वेलोसिटी से चल रहे हैं, भाई इसकी वेलोसिटी एक, सबकी वेलोसिटी सेम है। आप बताइए कौन एक्सलरेट करेगा कौन डिक्सलरेट करेगा और किस पे क्या फर्क नहीं पड़ेगा। भाई न्यूट्रॉन जो है, मैं यहां लिख भी देता हूं कि ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो अनडिफ्लेक्टेड हमारे पास चला जाएगा, क्या ये बात आप समझ रहे हैं? अनडिफ्लेक्टेड, कुछ भी चेंज नहीं होगा, या अनडिफ्लेक्टेड के अलावा मैं कह सकता हूं कि नो चेंज इन स्पीड। नो चेंज इन स्पीड, या नो एक्सेलरेशन। भाई जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। पी जो हमारे पास होगा, पी में क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी, और इसमें क्या होगा? डी एक्सेलरेशन होगी इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दे रखी है, आपको जो चीजें रहेंगी हमसे ना, काइनेमेटिक्स का भी डेटा जो है वो इधर मिक्स करने लग जाएगा। मतलब जैसे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, एडवांस के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें क्या है, आपके पास मिक्स करके चीजें आती हैं, काइनेमेटिक्स का डेटा भी डालेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी डालेगा, तो वो आपको रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि सोच के चलेंगे काइनेमेटिक्स के ऊपर एक क्लास 12th का ही क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही पूछेगा, वैसा नहीं है। ठीक है, ये फोर्थ हमारे पास था। फिफ्थ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will always be perpendicular will always be perpendicular to the surface। देखिए, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस पे मैंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, पॉजिटिवली चार्ज रही है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास निकलेगी वो एक टेंजेंट की फॉर्म में, मतलब अगर मैं एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर देता हूं इस पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री पे ही निकलेगी, किसी दूसरे एंगल पर नहीं होगी। ये एंगल 90 डिग्री ही होगा, मस्ट है, 90 डिग्री होना मस्ट है। इवन अगर मेरे पास इस तरीके का सरफेस है, इस तरीके का सरफेस है, ऐसा रैंडम कोई भी ऐसी शेप का है, इस पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमारे पास निकलेगी, कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल रही है, तो आपके पास परपेंडिकुलर ही निकलेगी सरफेस से। इस सरफेस से परपेंडिकुलर यहां पर ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो आपको यह समझना है कि 90 डिग्री पे ही हमारे पास क्या होगी? फील्ड लाइंस निकलेगी, बाकी और नहीं निकलेगी। हमेशा परपेंडिकुलर ही फील्ड लाइंस हमारे पास निकलनी है, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब जो भी सरफेस आपको दिख जाए यार परपेंडिकुलर लगा देना, मतलब है ना। ऐसे पूछने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि यहाँ पे हमारे पास क्या केस रह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो आप ये समझ लेना कि परपेंडिकुलर ही होना चाहिए सरफेस के ऊपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ये भी मैं 6 पॉइंट भी यहीं करा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, या इलेक्ट्रिक फील्ड ही मान लीजिए इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर, है ना। तो यहां पर क्या होगी, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इनसाइड नहीं मिलेगी, कंडक्टर के अंदर आपको कोई भी नहीं मिलेगी, बाहर जाती हुई दिखेगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? फाइन। चलिए अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे पास है ना बेटा, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही आपके पास आते हैं। आपको इस तरीके से बोल देगा क्वेश्चन हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चंस के पैटर्न्स की बात करूं तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न हमारे पास है, इट इज सिमिलर टू फोर्स जो हमने अभी किया था वैसे ही आते हैं। जैसे देखिए आपसे ऐसा पूछ सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से कि आपके पास इधर एक चार्ज Q1 रखा है, इधर एक चार्ज Q2 रखा है। आप बताइए इसके बीच में कि कहां पर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो आपको कल भी मैंने बताया था कि अगर एक फोटो क्लिक होती है, अगर आप एक फोटो क्लिक कर रहे हैं तो किस तरीके से फोटो क्लिक होती है। आप यहां पे 3 रीजंस बोल सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये फर्स्ट रीजन है आपके पास, ये सेकंड रीजन है, और आप बोलेंगे कि थर्ड रीजन आपके पास है। अगर आप इस वाले रीजन में ध्यान से देखना कि पॉजिटिव की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, राइट, और इस वाले पॉजिटिव की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी कि बीच में हमारे पास जीरो हो सकती है। फील्ड लाइंस हमारे पास देखिए कैसे चल रही है, मैं सोचूंगा इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे चल रही है मेरे पास। भाई पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस साइड से इस तरफ। तो मैं बीच में मान लेता हूं कि मेरे पास पॉइंट जो होगा वो कहीं यहां पर मेरे पास आना है, इसको मैंने टिक कर दिया। यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैंने मान लिया कि ये x है, इसको मैंने मान लिया कि मेरे पास ये R1 है, और यहां से मैंने मान लिया कि R2 है, जहां पे भी P पॉइंट मेरे पास है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। सेम फॉर्मूला आप यहां पे लगा देंगे कि R1/R2 जो हमने पिछले वाले में किया था, कि Q1/Q2 आपके पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम शॉर्टकट आपके पास यहां भी एप्लीकेबल है। सेम शॉर्टकट जो मैंने आपको पीछे फोर्सेस वाले में कराया था, सेम शॉर्टकट हमारे पास यहां भी लगता है। एंड सेम रिन अप्रोच भी आपके पास ऐसी ही लगेगी। देखिए रिन अप्रोच भी मतलब मैं बता देता हूं। मान लीजिए यहां पर एक चार्ज दे रखा है आपको +Q, यहां पे मान लेते हैं एक चार्ज दे रखा है -Q। इन दोनों के बीच की सेपरेशन मान लीजिए ये ये मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ले लेता हूं, ये ए, ये ए, ये ए है। आपको ए ए साइड आप इधर पहुंच जाइए, ए लेंथ दूर, ए लेंथ दूर आप यहां पर आ गए हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप खड़े हैं तो इसको मैंने मान लिया कि पी पॉइंट है। और आपके पास इधर बिल्कुल बीचों बीच मैंने मान लिया कि ये क्यू पॉइंट है, मिड पे है। मिड पे है तो यानी कि ये A/2 है, और ये भी A/2 है। ठीक है, आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड Q। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है P और Q के बीच में। तो क्या काम करेंगे, सेम रिन अप्रोच हमारी लगेगी जो हम फोर्सेस वाले में लगा रहे थे। सेम रिन अप्रोच यहां पे लग जाएगी, सेम रिन अप्रोच। आपको जहां पे चीजें पूछे वहां पहुंच जाइए। मैं यहां पर अगर पहुंचा, यहां पर खड़े होने के बाद
आप ये देखेंगे कि अच्छा ठीक है, कौन किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। आपने देखा भाई एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है, दो चार्जेस आपके पास हैं। पॉजिटिव वाले की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वाले की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को देखते हुए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक सिंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है k3/r²। ये फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे डीएस से, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। कल की क्लास में फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, डाइपोल्स वगैरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कल देखेंगे, ठीक है, तो वो भी हमें देखनी है। बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी जो आपके डाउट्स हैं वो पूछिए। प्रवीण बताइए डीएसए में क्या डाउट है, कौन सा क्वेश्चन डीएसए में नहीं हुआ। कूलम्स लॉ वाले एक दो क्वेश्चंस मतलब दो ही मिले होंगे ना, एक तो चार्ज वाले जिसमें चार्जेस हमारे पास कैसे क्रिएट हो रहे हैं, और दूसरा आपके पास कूलम्स लॉ वाला। दो ही तो डीएसए मिले हैं अभी, आज एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मिल जाएगा। तो बताइए जल्दी बोलो। है कोई डाउट? नहीं? चलिए फिर सेशन को फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो यहीं पर एंड करते हैं, खत्म करते हैं। कल स्टार्टिंग में फिर तुम डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है, चलिए।